हेलो एंड वेलकम्स टू इंडियाज डीएनए। आज का जो अपना वीडियो है वो अपनी राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसी का लेक्चर नंबर 13 है। अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन चल रहा था। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, जिनमें से 2 अपने कंप्लीट हो चुके थे, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतमाला, और 2 बाकी रह गए थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो 2 बाकी रह गए थे उन्हीं का अध्ययन करेंगे। 2 कौन से बाकी रह गए थे? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और एक है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को देख लेते हैं और उसके बाद में पूर्वी मैदानी क्षेत्र को देख लेते हैं, और उसी के साथ में अपन क्या करेंगे, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का जो अध्ययन वाला तीसरा चैप्टर था उसको आज इस वीडियो में एंड कर देंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, अब देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से एरिया में है। ठीक है, देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो आपका है वो मेनली 4 जिलों के अंदर फैला हुआ है। 4 जिले कौन से? बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है, इसके साथ ही ये चित्तौड़गढ़ में भी थोड़ा सा है और भीलवाड़ा में भी। ठीक है, और इधर थोड़ा सा धौलपुर में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ दक्षिण धौलपुर से स्टार्ट होता है, कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और इसका जो मेजर एरिया है, जो मेन इसका एरिया है वो कौन से में है? बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों में है, और कुछ कुछ जो एरिया है चित्तौड़गढ़ तक भी इसका फैला हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखो अब देखो, ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अपना है, इससे सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन बनता है कि इसका एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और उस क्षेत्रफल के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है। देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.6% है। ठीक है, कितना? 9.6%, और इस 9.6% के अंदर 13% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की टोटल जनसंख्या का। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 9.6%, और टोटल जनसंख्या जो राजस्थान की जनसंख्या का कितना परसेंट है? वो है 13%। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ठीक है, इसके अंदर एक बहुत ही फेमस नदी है, वो बहती है और उसका नाम है चंबल। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर इसकी जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? वो नदी है चंबल। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है चंबल का। चंबल, बनास, माई, इनके ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे जब नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्य नदी कौन सी हो गई? यहाँ से चंबल नदी हो गई। इस एरिया के अंदर, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, मिट्टियों का अध्ययन करेंगे जब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखो कि इस एरिया के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, इस तरीके से अलग अलग तरीके की मिट्टी होती है ना। तो इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की क्या विशेषता है? ठीक है, तुमने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। काली मिट्टी के अंदर क्या है? मोंट मोरिलोनाइट जो है मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये कपास के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो आपको क्या बोलेगा कि कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ठीक है, और आपको इन चारों पार्ट के नाम देगा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे कपास होगी, सिंपल बात है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है? कपास भी जो है आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर ही होती है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और वो 2 पार्ट कौन कौन से है? ठीक है, अब देखो 2 पार्ट कौन से है। एक पार्ट का नाम है विंध्यन कंगार भूमि। कौन सा? विंध्यन कंगार भूमि जो है एक पार्ट का नाम है, और दूसरे पार्ट का जो नाम है वो है हाड़ौती का पठार। ठीक है, अब ये हाड़ौती का पठार है ना, इस पे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, ये बड़ा ही फेमस है। एक कौन सा है? विंध्यन कंगार भूमि, और एक है हाड़ौती का पठार। ठीक है, दोनों को एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। पहले अपन विंध्यन कंगार भूमि के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ये जो विंध्यन कंगार भूमि है ना, विंध्यन का जो पठार है ना, उसका जो विस्तार है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? उसका विस्तार जो बिहार में एक जगह है। ठीक है, कहाँ पे? बिहार में आपके पास में एक जगह है जिसका नाम है सहसरामपुर। कौन सी जगह? सहसराम। ये है तो बिहार में, लेकिन पूछता है राजस्थान जीके में इसके ऊपर क्वेश्चन। सहसरामपुर। ठीक है, कौन सी जगह? सहसरामपुर। तो जो विंध्यन का जो पठार है उसकी उत्पत्ति बिहार में सहसरामपुर से होती है, और राजस्थान में वो कहाँ से एंटर करता है? देखो यहाँ पे यूपी है, इसके आगे बिहार है, तो इधर से आएगा। मैंने बोला था ना कि धौलपुर से ऐसे करके जो अपना है थोड़ा सा नीचे वाला जो एरिया है, इसी के अंदर अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो ये जो है अपना विंध्यन का जो पठार है ये धौलपुर से स्टार्ट होता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और इसकी जो मेन उत्पत्ति कहाँ से है? वो है बिहार से, सहसरामपुर में। धौलपुर से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये चलते चलते ऐसे करके अपने बांसवाड़ा में एंड होता है। मतलब ये जो नीचे वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये वाला, इसके अंदर पूरे के अंदर कौन सा है?
ये विंध्यन पठार है, विंध्यन कगार भूमि है। और ये एंड कहाँ पे होती है? राजस्थान में धौलपुर से ये स्टार्ट होती है। आपको इस जगह का नाम पूछ सकता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, और एंड कहाँ पे होती है? बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में ये एंड होती है। तो एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर ये बन जाता है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और बनते हैं। कौन से बनते हैं कि ये वाला जो एरिया है, कौन सा? विंध्यन का जो पठार वाला एरिया है धौलपुर से बांसवाड़ा तक, इस वाले एरिया के अंदर जो है पथरीला पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, मैंने बोला था कि जो अपनी जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसके अंदर क्या काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी है जिसके अंदर पूरा पूरा पथरीला पार्ट है। और वही पथरीला पार्ट किसके अंदर है? इस विंध्यन कगार भूमि या विंध्यन के पठार के अंदर है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें पथरीला पार्ट कौन से एरिया के अंदर है? और आपको 2 नाम तो ये दे देगा, 2 कुछ और दे देगा। 2 कौन से दे देगा? एक दे देगा विंध्यन का पठार और हाड़ौती का पठार, और 2 नाम और दे देगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो पठारी एरिया है वो किसमें है? विंध्यन के पठार के अंदर है, पहला। दूसरा, एक और यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनता है कि इस जो पठारी एरिया है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मिनरल, विंध्यन के पठार के अंदर कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है? और वो है क्वार्टजाइट। कौन सा? क्वार्टजाइट। ठीक है, क्वार्टजाइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैं ओनली विंध्यन के पठार की बात कर रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनना। अगर आपको ये पूछ ले कि हाड़ौती का पठार, तो ये आंसर चेंज भी हो सकता है। आपको याद रखना है कि विंध्यन के पठार के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? क्वार्टजाइट पाया जाता है। ठीक है, तो विंध्यन के पठार पे कोई और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं है, इतने बनते हैं, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अपन थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे इस हाड़ौती के पठार के ऊपर। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम भी है, तो चलो उनको देखते हैं एक एक करके। पहले इसको मिटा देते हैं। अब अपन हाड़ौती के पठार के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये हाड़ौती का पठार है, इस पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके बनता है कि हाड़ौती का पठार कौन से पठार का पार्ट है? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाड़ौती का जो पठार है वो दक्कन के पठार का ही एक पार्ट है। ठीक है, दक्कन के पठार का नाम आपने इंडियन ज्योग्राफी में सुना होगा। क्यों? क्योंकि जो दक्कन का पठार है वो किसी एक राजस्थान स्टेट में नहीं है, बहुत सारे स्टेट में फैला हुआ है। MP, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक है, अभी बताऊंगा सारे के सारे। तो देखो, वो क्या करते हैं ना, ये दक्कन का जो पठार है इसी का पार्ट जो हाड़ौती का पठार है, इसलिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और जब आप राजस्थान की कोई भी GK की किताब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? बड़े ध्यान से सुनना भाई, और इसको अलग से कहीं पे लिख लेना। ठीक है, ये जो दक्कन का पठार है ना, इसका अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। ठीक है, तो वो नाम आपसे पूछेगा कि MP में दक्कन के पठार को क्या बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर तेलंगाना में पूछ लेगा, महाराष्ट्र में पूछ लेगा, गुजरात में पूछ लेगा, राजस्थान में, सब स्टेट में इसके अलग अलग नाम है। और ऑब्वियसली बात है कि राजस्थान GK की बुक पढ़ोगे तो ये क्यों बताएंगे? क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये मत समझना कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसको बहुत ही सीरियस लेना भाई, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से सीधा सीधा उड़ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सारे जिस स्टेट में ये दक्कन का पठार फैला हुआ ना, उनके नाम देख लेते कौन से स्टेट में इसका क्या नाम है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, सबसे पहले अपन गुजरात से स्टार्ट करते हैं। गुजरात में दक्कन के पठार का दूसरा नाम क्या है? गुजरात के लोग इसको क्या बोलते हैं? काठियावाड़। कौन सा? काठियावाड़ का पठार। ये बात हो गई गुजरात की। ठीक है, अब देखो, गुजरात के बाद में तुम आ जाओ महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं मराठावाड़ का पहाड़। ठीक है, मराठावाड़ का पहाड़। ठीक है, 2 स्टेट के नाम हो गए। इसका तीसरा जो स्टेट है जिसके अंदर दक्कन का पठार फैला हुआ है वह कर्नाटक। कर्नाटक में इसका नाम बड़ा ही फेमस है, आपने सुना भी होगा, मैसूर का पठार। ठीक है, ये सब दक्कन के पठार के नाम है। मैसूर का पठार, कर्नाटक में क्या बोलते हैं इसको? मैसूर का पठार। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? किसमें? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, इन दोनों के अंदर ही इसको जो है तेलंगाना का पठार बोलते हैं। कौन सा? तेलंगाना का। तो अगर आपसे पूछ ले कि आंध्र प्रदेश के अंदर दक्कन के पठार को क्या बोलते हैं, तो आप ये क्यों आंसर करोगे भाई? आप तो सोचोगे यार ये तेलंगाना, तो तेलंगाना में बोलते होंगे। ठीक है, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से इसको तेलंगाना का पठार बोलते हैं। और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो तेलंगाना नया स्टेट बना था वो इसी से अलग होकर बना था। ठीक है, तो पहले से इसका नाम पड़ा हुआ है तेलंगाना का पठार। समझ गए? अब देखो, अब बात करते हैं कि MP और राजस्थान में अगर आपसे संयुक्त रूप से पूछा जाए कि MP और राजस्थान में संयुक्त रूप से दक्कन के पठार को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे मालवा का पठार। ठीक है, और अगर आपसे MP का नाम नहीं दे और पूछे कि राजस्थान में दक्कन के पठार को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे कौन सा? हाड़ौती का पठार, जो अपना मेन टॉपिक है। ठीक है,
अब देखो अगर संयुक्त रूप से पूछता है तो आपको याद रखना मालवा का पठार, और अलग से राजस्थान नाम दे दे तो आप याद रखना हाड़ौती का पठार। मान लो आपसे पूछ ले कि राजस्थान में दक्कन के पठार को क्या बोलते हैं, और आपको दोनों ऑप्शन दे दे मालवा और हाड़ौती, और आप हो जाओ कंफ्यूज। ठीक है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको हाड़ौती पे क्लिक करना है, और एमपी और राजस्थान दोनों का नाम दे तो आपको मालवा पे क्लिक करना है। ठीक है, समझ गए। तो ये इसके अलग अलग नाम है, साइड में लिख लेना। कहीं भी इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट था लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब अपन अपने हाड़ौती के पठार पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो ये जो हाड़ौती का पठार है ना, ये आपके पास बेलास्टिक लावा से निर्मित है। ठीक है, कौन से लावा से, ये नाम आपको पूछेगा, या याद रखना आपको कौन सा, बेलास्टिक लावा। ठीक है, और यहाँ पे किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है पहले ही बता चुका हूँ, काली मिट्टी। ठीक है, अपन ने इस पठारी प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, विंध्यन का पठार जिसमें मैं बोल रहा था कि पथरीला पार्ट है, पूरा का पूरा पथरीला है, और ये वाला जो बचा हुआ आपके पास हाड़ौती प्रदेश है, इसके अंदर क्या है, हाड़ौती का पठार है, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो होगी कि ये लावा से निर्मित है और काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होती है, मैंने बताया था कपास होती है। ठीक है, ये हो गया अपना इतना काम कंप्लीट। अब देखो ये जो अपना पठारी प्रदेश है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि इस पठारी प्रदेश का ढाल किधर है। जैसे बताया था ना मैंने कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का किधर है, अरावली पर्वतमाला का किधर है, ऐसे ही इस जो पठारी प्रदेश है इसका ढाल किधर है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो जो आपके पास पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का ढाल जो है पूर्व की ओर है। किधर की तरफ, पूर्व की तरफ। ऐसा क्यों, देखो आपकी चंबल नदी इधर से निकलती है। ठीक है, मैंने बोला था ना कोटा के इधर से, कोटा और बूंदी इनको डिवाइड करते हुए इनकी सीमा को चंबल नदी डिवाइड करती है। तो ये नदी जो इधर से इधर चलती है, तो नदी किधर से किधर चलेगी, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चलेगी। तो ये आपके पास में क्या है, पूर्व इधर की साइड में। ठीक है, तो अपने पठारी जो प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उसका ढाल अपने आप किधर की तरफ हो गया, पूर्व की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो ये तो बात हो गई अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। ठीक है, इस तरीके से अपने पास में क्या है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान के पठार कंप्लीट नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर तो मैंने आपको 2 ही पठारों के नाम बताए, कौन सा, विंध्यन और हाड़ौती का पठार। लेकिन राजस्थान में 2 ही पठार थोड़ी है, राजस्थान में बहुत सारे पठार है। जैसे अरावली की बहुत सारी चोटियां ना, वैसे राजस्थान में बहुत सारे पठार है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटे छोटे पठार है। तो वो क्या करते हैं ना, आपके पास में एक क्वेश्चन पठारों से भी पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपकी अरावली की चोटियों की अलग अलग हाइट थी ना, वैसे पठारों की भी अलग अलग हाइट है। ठीक है, तो एक तो आपको किसी पठार का नाम दे देगा और उसकी हाइट पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछता है कि उस पठार का नाम दे देगा और लोकेशन पूछ लेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इस तरीके से अपन क्या है कि इन पठारों का अलग से अध्ययन करेंगे इसी वीडियो के साथ में। ये पूरी एक 4-5 वीडियो की मैंने सीरीज दी है एक साथ में, आज जो वीडियो दिए उन्हीं वीडियो के साथ में एक 5 मिनट का वीडियो है, उसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक है, और जो राजस्थान के जितने भी पठार हैं उनके नाम है, उनकी हाइट है, और वो कौन से ज़िले के अंदर है। ठीक है, तो वो सारा अलग से एक वीडियो बनाया क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन वो पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए उसको अलग कर दिया। अब देखो अपना जो लास्ट पार्ट जो बच गया, राजस्थान के भौतिक विभागों को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 3 अपने कंप्लीट हो गए। लास्ट पार्ट है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा ये। देखो पूर्वी मैदानी क्षेत्र का पहले तो बात करते हैं कि इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 23.3% जो एरिया है वो आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। कितना, 23.3% एरिया। ये तो बात होगी क्षेत्रफल की। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जनसंख्या कितनी निवास करती है। इस एरिया के अंदर राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 40% पॉपुलेशन का यहाँ पे रहती है। मतलब क्या कि राजस्थान के टोटल एरिया का 23.3% एरिया पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर आ जाता है, और ये जो 23.3% एरिया है इसके अंदर राजस्थान की जनसंख्या का 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। ठीक है, ये तो बात हो गई एरिया की और जनसंख्या की। अब बात कर लेते हैं बारिश की, कि यहाँ पे जो एनुअल एवरेज रेनफॉल या फिर औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, किस रेंज के अंदर है। ठीक है, देखो इसके अंदर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, ये जितने भी 4 पार्ट में अपन ने डिवाइड किया ना, इनकी सबकी औसत वर्षा, इनका सबका एरिया, सबकी जनसंख्या वो याद रखनी है। ठीक है, किसी ना किसी एक पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से सीधा के सीधा डेटा के साथ में, डेटा याद रखना है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, और वो होना भी चाहिए। कैसे, राजस्थान की टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल एरिया क्या कितना है, मान लो वो 100%। ठीक है, अपन ने उसको क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर इन चारों पार्ट के एरिया और इनकी जनसंख्या को जोड़ते हैं तो 100 आना चाहिए ना, लॉजिकल तो आना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन नहीं आएगा, आप जोड़ने बैठ जाओगे तो 100% नहीं आएगा और आपको लगेगा कि हमको गलत पढ़ाया जा रहा है। अब ऐसा क्यों होता है वो ध्यान से सुनो तुम, वो किसी बुक में भी नहीं लिखा हुआ,
आप जोड़ोगे और वो कभी कभार नहीं आता, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। क्यों? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का। देखो पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि कुछ कुछ कॉमन एरिया आ जाता है, जो इसका भी है अपने पास, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भी है और ये अरावली पर्वतमाला का भी है। तो जब अपन ने इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन किया ना, तब भी उसको एरिया को काउंट कर लिया, उस जनसंख्या को काउंट कर लिया, और जब इसका अध्ययन करे तब भी कर लिया। तो वो जो कॉमन एरिया, कॉमन जनसंख्या ना, उसकी वजह से आप इनको जोड़ोगे ना तो 100 नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जिनको लगता है यार इसके जोड़ है, जब 100 आ ही नहीं रहा, उल्टा सीधा कुछ ही पढ़ा रहा है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब अपन इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। देखो ये वाला जो आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र है ना, इसकी सबसे मुख्य नदी, सबसे बड़ी नदी है वो है बनास। ठीक है, ये नदियों का नाम आपको याद रखना है यार, कौन से एरिया की मुख्य नदी कौन सी है। ठीक है, इसकी भी मैंने बताई थी, इधर से जो निकलती है, इसकी अभी बताई चंबल और इसकी बनास। आप चंबल और बनास के अंदर ना कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो ये चंबल और बनास को अच्छे से याद रखना। चंबल तो आपके पास दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी है, और बनास आपके पास पूर्वी मैदानी क्षेत्र की मुख्य नदी है। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ पे। अब देखो इसके बारे में, अब इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसके अंदर जो मुख्य डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना, वो आते हैं भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, और जयपुर का कुछ एरिया आता है, अलवर का कुछ एरिया आता है। ये इसके मुख्य डिस्ट्रिक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये इतने में ही नहीं है, ये आगे भी है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसका और भी पार्ट है। ठीक है, लेकिन आपको अगर मान लो एक कॉम्बिनेशन बना के दे दे, ठीक है, और ये 4 जिलों का दे दे, ये 4 जिलों का दे दे, तो आपको याद रखना है कि वो मुख्य जिलों का ही कॉम्बिनेशन बनाएगा। ठीक है, जिसमें मेजर एरिया इसका है ना वहीं से। तो ये आपको ये डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखने, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर और अलवर। ठीक है, हो गया। ये तो बात हो गई इसके मेजर एरिया की। ठीक है, जो कौन सा पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। लेकिन क्या है कि और भी राजस्थान के ऐसे कुछ जिले हैं जिनमें मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, उसको भी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर काउंट करते हैं, लेकिन उन जिलों में अलग अलग नाम उस एरिया को दिया हुआ है स्थानीय भाषा में। उस जो मैदानी क्षेत्र है अलग अलग जिलों में उनके अलग अलग नाम है, और वहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको जो है एरिया का नाम दे देंगे और आपको लोकेशन पूछ लेंगे कि ये वाला जो मैदान है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो 4-5 उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माई मैदानी क्षेत्र। ठीक है, माई मैदानी क्षेत्र, जिसका दूसरा नाम भी है 56 के मैदान। ठीक है, ये बड़ा ही फेमस है, बार बार रिपीट होता है कि 56 के मैदान का जो एरिया है वो कौन कौन से जिलों के अंदर फैला हुआ है। देखो पहले तो इसके नाम से सुनो, 56 का मैदान, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 56 गाँव का एक समूह है। ठीक है, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है और उनको मिला के बोलते हैं 56 का मैदान। अब मैंने दूसरा इसका नाम बोला कि 56 के मैदान का दूसरा नाम क्या है, माही नदी का क्षेत्र। ठीक है, माही नदी का मैदान, इसका मतलब क्या हुआ कि ये माही नदी का जो प्रवाह है, जहाँ पे माही नदी जहाँ से निकलती है उसके आसपास के गांव आएंगे। माही नदी आपके चित्तौड़गढ़ इधर से निकलती है। ठीक है, तो इसके जो आसपास का एरिया है उसी को बोलते हैं 56 के मैदान। वो कौन कौन से जिलों में है, पहला जिला उसके अंदर आ जाता है चित्तौड़गढ़, दूसरा आ जाता है प्रतापगढ़, और तीसरा जो है ये उदयपुर है ना, इसका दक्षिणी पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इतना एरिया ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर का दक्षिणी पार्ट, इनमें जो 56 गांव है उनको बोलते हैं 56 के मैदान। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो दूसरा जो एरिया है वो ये प्रतापगढ़ का जो नीचे वाला एरिया ना, ये यहाँ पे भी कुछ मैदानी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं कांठल के मैदान। कौन से, कांठल के मैदान। कांठल के मैदान कहाँ पे है, कांठल के मैदान है प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, तो 2 मैदान हो गए यहाँ से। अब देखो तीसरा कौन सा है, तीसरा जो आपके पास में है वो बनास नदी का मैदान। बनास नदी का मैदान कौन सा है, जो मैंने बताया ना, ये मेजर एरिया जो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र का, उसी को बोलते हैं बनास नदी का मैदान। और इस पे एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि जो बनास नदी का जो मैदान है, बनास मैदानी क्षेत्र है, इसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और उस मिट्टी का नाम आपको याद रखना है कि वो हिंदी में आपको देगा और वो गलत हो जाएगा, कांप मिट्टी। अब इंग्लिश में बताऊंगा तो आराम से याद हो जाएगा, एलुवियल सोयल। ठीक है, जो नदी के पानी के साथ में आई हुई मिट्टी उसको तो क्या बोलते हैं, एलुवियल सोयल, और उसी का हिंदी में नाम है कांप मिट्टी। तो जो बनास मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है भाई, कांप मिट्टी पाई जाती है। जब मिट्टियाँ पढ़ाएंगे ना तब डिटेल में और बता देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। चौथा जो है वो चंबल का मैदान है। चंबल का मैदान ये बताया ना मैंने कि इधर से चंबल नदी निकलती है आपके कोटा और बूंदी, इसकी सीमाओं के बीच में से इधर से। ठीक है, इसमें बताया था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, वही है चौथा आपके पास में चंबल के मैदान। और उनका एक दूसरा नाम है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो है बी हेड। ठीक है, चंबल के जो आसपास का एरिया है जिनके अंदर जंगल का एरिया है उसको बोलते हैं बी हेड।
ठीक है। तो आपको याद रखना है जो चंबल का मैदान है उसका दूसरा नाम है बीहड़, और ये बीहड़ आपको नाम याद रखना भाई, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि जो बीहड़ क्षेत्र है ये कहाँ पे है, और डिस्ट्रिक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के दे देगा। तो आपको याद रखना जिधर से चंबल नदी निकलती है ना, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसी को बोलते हैं बीहड़ क्षेत्र, ठीक है। बीहड़ का मैदान हो गया। एक और एरिया है जिसका नाम है डांग एरिया, ठीक है। डांग एरिया जो है ये बनास नदी के आसपास का क्षेत्र है ना, इसको बोलते हैं, इसी का उपनाम है डांग एरिया। जो आपके पास सवाई माधोपुर और करौली, ये सवाई माधोपुर और करौली का जो कुछ एरिया है जहाँ पे जंगल पाए जाते हैं, ठीक है, और उस एरिया को बोलते हैं डांग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भाई डांग। तो आपको डांग तो कौन सा है और बीहड़ कौन सा है, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बीहड़ तो जो है चंबल वाला एरिया है और डांग जो है वो बनास वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैंने बता दिए कि कौन कौन से मैदान है और उनके क्या क्या नाम है और उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में जो है राजस्थान के भौतिक विभाग जो सबसे बड़ा चैप्टर था अपने राजस्थान जीके का, वो आज कंप्लीट हो जाता है। अब अपन लोग थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करेंगे। पैटर्न को चेंज करने से मेरा क्या मतलब है कि राजस्थान की ज्योग्राफी के अभी तक 13 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है। 3 चैप्टर अपने बड़े बड़े कंप्लीट हो चुके हैं और सबके अंदर मैंने इस मैप को लगाया था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अब सारे डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर कोई भी चैप्टर उठाता हूँ और वहाँ से कोई चीज़ रिलेट करता हूँ तो दिमाग में सीधी सीधी आ जानी चाहिए वो, क्योंकि 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं यार, ठीक है। तो आप वापस से इनको रिवाइज कर लेना, नोट्स पढ़ लेना, और उसके बाद में मैं जो अब आगे आने वाले जो चैप्टर है वो कैसे आएंगे बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस के हिसाब से आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो बुक में जो सीक्वेंस दिए ना वो मैं फॉलो नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो सिलेबस में तो है लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते या फिर कम क्वेश्चन आते हैं, पर बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं और वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे राजस्थान की जलवायु है, ठीक है, वो 30 मिनट का लेक्चर उसका आएगा और एक क्वेश्चन 100% वहाँ से आएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर बुक फॉलो करोगे ना तो वो लास्ट में आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो छोटे चैप्टर है उनको एक एक लेक्चर में सारों को निपटाएंगे, और उसके बाद में जो बड़े बड़े अपने चैप्टर है उनमें से क्वेश्चन भी कमाते हैं उनको लास्ट में करेंगे। एक तो ये चीज़ चेंज करेंगे। दूसरी चीज़ जो अपन इस यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं वो क्या है कि अब अपन आर्ट एंड कल्चर की और प्लेलिस्ट बनाएंगे और हिस्ट्री की और प्लेलिस्ट बनाएंगे, और उनके वीडियो भी बीच बीच में आते रहेंगे। अब तुम बोलोगे यार ज्योग्राफी तो कंप्लीट नहीं हुई, बीच में आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को ला रहा है। देखो भाई, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा पार्ट है ना, अगर मैं आपको एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा ना, उसको याद करने में आपको 10 दिन लग जाएंगे। और अगर मैं आर्ट एंड कल्चर अकेला जो है 10-15 दिन पढ़ाने बैठ के आपको, तो आप पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग सा है, रटने की चीज़ें। तो अपन क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बीच बीच में कराते जाएंगे, तो आप उनको साइड में लिख लेना और उनको रटते रहना। ऐसे कर करके बीच बीच में वो अपने वीडियो आते जाएंगे ना, तो वो चीज़ें कंप्लीट भी हो जाएगी और आपको याद करने का टाइम भी मिल जाएगा। नहीं लास्ट में आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा वो याद करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अपन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर ना आर्ट एंड कल्चर के, फॉर एग्जाम्पल जैसे महिलाओं के आभूषण है, पता आपको सबको पता है कि एक क्वेश्चन महिलाओं के आभूषण से आना ही आना है, ठीक है। अगर आज भी उसको करा देता हूँ 10 दिन में उसको रट सकते हो आप आराम से। लास्ट में कराऊंगा तो वो रटा नहीं जाएगा फिर, ठीक है। और बोरिंग भी है, तुमको पता है कितने सारे नाम है, कितनी सारी ट्रिक्स होगी। तो बीच बीच में उनके भी अपने वीडियोज आते रहेंगे। और एक तीसरी चीज़ जो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो क्या है कि अपन क्या करें, वीडियो की लेंथ तो छोटी करेंगे अब, लेकिन टॉपिक के वीडियो एक साथ डालेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो मेरे को बतानी थी जो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप जो है कमेंट करते रहोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अपन लोग किस तरीके से आगे प्रोसीड करने वाले हैं। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद में जो वीडियो मेरा आया, मैंने बोला ना पठारों का वीडियो आएगा, ठीक है। तो वो 5 मिनट का 7 मिनट का वीडियो, उसको भी देख लेना, क्योंकि पठारों से एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।